हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर्स की सीरीज में। डेली करंट अफेयर्स, जिसमें कि 17 जुलाई का ये करंट अफेयर्स, साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पूरे फैक्ट्स मैं कवर कर रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट फटाफट मेरे इस वीडियो के साथ में जुड़ें और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिसमें वो सारे फैक्ट्स मैं इंपॉर्टेंट कवर करूंगा एक टॉपिक पर जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्री हो या मेंस हो या फिर अन्य एग्जाम्स जिसमें कि ये सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, और साथ में डेली करंट अफेयर्स। ये पूरा कंटेंट मैं रेगुलर लेके आ रहा हूँ। हर रोज एक वीडियो कंप्लीट करता हूँ जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करता हूँ। सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते रहें और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप वो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा आप कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ 17 जुलाई का ये करंट अफेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, जो कि भारतीय संविधान में कंप्लीट हैं। उन सभी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको मैं यहाँ पर आपके सामने रखूंगा, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं। लगातार क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। यहाँ पर आज का जो मोटिवेशनल कोड है उसको हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप ये कर सकते हैं, तो इसमें आपकी आधी जीत हो जाती है। मतलब अगर आप मन में ये ठान लें कि हम ये कर सकते हैं, तो 50% आप उसमें विन विन पोजीशन में आ जाते हैं, और उसके बाद में 50% आपको मेहनत करके यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये आप बिल्कुल सोच लीजिए कि आपने अगर ठान लिया है तो 50% आप टारगेट तक पहुंच चुके हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है उस पर अपन अब फोकस करते हैं, जो कि आर्टिकल के इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं संविधान के, वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर हम संविधान की बात करें तो वर्तमान जो संविधान है वो टोटल 22 पार्ट में 22 भाग हैं इसके, जिसमें कि टोटल 448 अनुच्छेद हैं, जो कि आ बा सा ही सब मिक्स करके हैं। अगर एक्चुअल में बात की जाए तो संविधान में टोटल 398 आर्टिकल्स हैं, जो कि 22 भाग के अंतर्गत आते हैं। 22 भाग अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, और इस संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। शुरुआत में बात की जाए तो शुरुआत में यहाँ पर जब संविधान लागू हुआ था उस समय टोटल 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल के बाद में 4 शेड्यूल अमेंडमेंट के बाद में यहाँ पर आगे जोड़े गए। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं, उनको मैं कंप्लीट करूंगा। तो पहला मैंने आर्टिकल यहाँ पर लिया है, आर्टिकल नंबर जो है अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। अगर आर्टिकल 16 की बात की जाए तो ये लोक नियोजन और अवसर में सभी को समानता, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो रोजगार होते हैं, उनमें सभी को समानता के बारे में जानकारी देता है। सभी को समानता मिलनी चाहिए। अगर ये बात की जाए तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ पर एजुकेशन में, और एजुकेशन के साथ में सरकारी नौकरी में यहाँ पर आरक्षण की भी व्यवस्था अनुच्छेद 16 ये बताता है, आर्टिकल 16 बताता है। अगर आर्टिकल 16 की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार का ये आर्टिकल है, जो कि भाग 3, ठीक है ना, पार्ट 3 का हिस्सा है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18, जो कि उपाधियों का अंत। जो उपाधियां शुरुआत में जब ब्रिटिश उपनिवेशिक काल था, कॉलोनियल पीरियड के दौरान में जो उपाधियां दी जाती थी, उन उपाधियों को यहाँ पर खत्म किया गया, यानी कि उपाधियों का यहाँ पर अंत बताया गया है आर्टिकल 18 में। और ये भी पार्ट 3 का हिस्सा है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंतर्गत ही ये आता है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगला आ गया आर्टिकल 21। अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो ये भी भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें तो फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, ये जो है ये पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। और इसी में अनुच्छेद 21 है, जो कि यहाँ पर जो
व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत ये एक पूरा पार्ट है, जिसमें कि 21वां अनुच्छेद है, जिसमें कि प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार और जीने का अधिकार यहां पर आर्टिकल 21 में बताया गया है। अगला जो आर्टिकल है वो इसी का एक पार्ट है, जो कि 21A है, जो कि अमेंडमेंट के दौरान, जो कि 86वां 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसको जोड़ा गया था, जिसमें कि शिक्षा का, एजुकेशन राइट, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो 86वां संशोधन था उसमें जोड़ा गया था, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जिसमें कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चों हैं उनको यहाँ पर शिक्षा का अधिकार यानी कि मुफ्त में शिक्षा का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत, आर्टिकल 21 का जो का भाग है उसमें ये आता है। अगला है आर्टिकल 24, ये भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें कि कारखानों और जो भारी काम करने हैं उसमें 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को यहाँ पर प्रतिषेध है, यानी कि उनको यहाँ पर काम में नहीं रखा जाता है। ये आर्टिकल अनुच्छेद है, ये भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है। अगला है आर्टिकल अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाले हैं, जो कि भाग 12 से लेकर 35 तक हैं। तो उसमें जो अनुच्छेद 28 है, ये सरकारी शिक्षण संस्थान एवं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि जितने भी जो गवर्नमेंट एजुकेशनल जो संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और ना ही धर्म की कोई विशेष कार्यक्रम में किसी को शामिल करने के लिए यहाँ पर बाध्य किया जाएगा, ये बताता है आर्टिकल 28। ठीक है, जिसमें कि किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, साथ में किसी भी धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है, जिसमें कि रिट जारी करना, यानी कि किसी भी जो कार्य है उस कार्य में यहाँ पर उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें कि टोटल 5 प्रकार की रिट का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 32 में यहाँ पर रिट जारी करने का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें कि मौलिक अधिकार का अगर कहीं हनन होता है तो उसमें यहाँ पर रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है आर्टिकल 32। ठीक है, अगला आ गया आर्टिकल 37 की बात कर लें तो आर्टिकल 37 ये पार्ट 4 का हिस्सा है। पार्ट 4 की बात कर लें तो पार्ट 4 जो कि DPSP, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, उसके अंतर्गत आने वाला ये एक आर्टिकल है, जिसमें कि न्याय के वाद नहीं, यानी कि इसको न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जो हाई कोर्ट हो, ठीक है ना, उसमें इनके जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को न्यायालय के द्वारा ये वाद योग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कि वहां पर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय के द्वारा ये वाद योग्य नहीं है यहाँ पर, जो कि आर्टिकल 37 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 43 ये भी पार्ट 4 का हिस्सा है। पार्ट 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक DPSP का हिस्सा है, और इसमें मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन होने की, उसको प्रेफरेंस देने के बारे में जानकारी देता है, जो कि जो निचले वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो मजदूरी करते हैं, उन सभी के लिए ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 43 में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है, जो कि पार्ट 4 DPSP का हिस्सा है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है आर्टिकल 43। अगला आ गया आर्टिकल 44। ये आर्टिकल 44 जो कि UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रावधान, जो कि आर्टिकल 44 में यहां पर दिया गया है, जो कि ये भी DPSP में आता है। जो कि DPSP की बात कर ली जाए तो ये DPSP आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ठीक है ना, ये पार्ट जो आता है ये पार्ट 4 के अंतर्गत है, और इसमें ये सारे आर्टिकल दिए गए हैं जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 48 का एक पार्ट है आर्टिकल 48A,
जो कि 48 का भी बोलते हैं, 48 का हिंदी में बोला जाता है। ये दोनों, ये अमेंडमेंट के दौरान इसको जोड़ा गया, और ये जब शुरुआत में जब डीपीएसपी रखा गया था, संविधान के द्वारा बनाया गया था, तब का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 48, जिसमें कि कृषि और पशुपालन से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 48 के अंतर्गत आते हैं। और साथ में अमेंडमेंट किया गया इसमें 48A में एक चीज और जोड़ी गई, जिसमें कि पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जानकारी जो आर्टिकल 48A है उसके अंदर यहां पर जानकारी मिलती है। ये भी डीपीएसपी में आता है। अगला आ गया आर्टिकल 51, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें कि अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है ना, इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा, उससे संबंधित प्रावधान देता है। ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अगला आ गया आर्टिकल 56। अगर आर्टिकल 56 की बात करें तो ये पार्ट 5, अब ये बदल चुका है, क्योंकि पार्ट 5 जो आता है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है, जो कि और ये आता है पार्ट 5, जो कि संघ सरकार, ध्यान रखिएगा, जो केंद्र की जो उल्लेख है, केंद्र सरकार के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके बारे में यहाँ पर पूरे के पूरे आर्टिकल यहाँ पर मिलते हैं। जिसमें कि आर्टिकल 56 की बात करें, यानी कि आर्टिकल जो 52 से लेकर, आर्टिकल 52 से लेकर 72 तक बात की जाए, जो इसमें जो जानकारी मिलती है, ठीक है ना, जिसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में जानकारी पूरी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक एक्चुअल में है, आर्टिकल 60 तक, जिसमें कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें कि आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, यहाँ पर राष्ट्रपति का जो टेन्योर है उसका उल्लेख करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 60, जो कि राष्ट्रपति को जो ओथ दी जाती है, शपथ दी जाती है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, जो कि पार्ट 5 का ही हिस्सा है। अगला है आर्टिकल 63, जिसमें कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो प्रोविजन है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 72 तक इसका पूरा प्रोविजन आता है, जिसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विभिन्न कार्यों का उल्लेख यहां पर मिलता है। पहले राष्ट्रपति का आता है, फिर उपराष्ट्रपति का, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 72 तक यहां पर जानकारी मिलती है। जिसमें कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है, जो आर्टिकल 63 में है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कि राष्ट्रपति को क्षमादान, राष्ट्रपति को यहाँ पर क्षमादान की शक्ति दी गई है, जिसमें कि किसी भी, कोई भी जो सजा पाने वाला जो व्यक्ति है भारत में, उसको राष्ट्रपति यहाँ पर क्षमा दे सकता है। क्षमादान देने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को यहाँ पर आर्टिकल 72 में दी गई है। अगला है आर्टिकल 76, जो कि अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, भारत में जो महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होगी उसका उल्लेख आर्टिकल 76 में मिलता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं आर्टिकल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सब चुनकर लेके आया हूं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। अगला जो आ गया आर्टिकल, यह है आर्टिकल 85, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें कि संसद का जो सत्र है, यानी कि संसद का सत्र वासन और विघटन, यानी कि सत्र को खत्म करना, सत्र लगाना, और सत्र विघटन यानी कि भंग करना, संसद को भंग करने की बात आती है यहाँ पे, विघटन की, संसद यहाँ पर भंग की जा सकती है, उसका पूरा उल्लेख जो मिलता है वो आर्टिकल 85 में दिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। संसद को का लगाना, शुरुआत करना, संसद को खत्म करना, उसके बाद में संसद को भंग करना, यानी कि संसद का जो कार्यकाल, जो संसद का सत्र होता है उसका सत्रवासन करना, उसको खत्म करना, जो कि 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीत सत्र, ये जो सत्र होते हैं, और साथ में बजट का जो प्रोविजन होता है। इस तरीके से ये सत्र जो लगाए जाते हैं, इन सत्रों का सत्रवासन जब होता है, जो आखिरी में पूरा खत्म होता है, वो सत्रवासन करने का भी उल्लेख आर्टिकल 85 में दिया गया है। अगला जो आ गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108, जो कि संयुक्त, ठीक है ना, संयुक्त सदनों की जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, दोनों सदनों की, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख इसमें मिलता है। अगर कोई विधेयक जो कि लोकसभा में पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं होता है, देन उसके बाद में होता क्या है,
उसके बाद में साधारण विधेयक से इसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर दोनों सदनों की बैठक का प्रोविजन रखा गया है, जो कि आर्टिकल 108 में रखा गया है। और इसमें राष्ट्रपति इसको कॉल करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ये बैठक बुलाई जाती है, और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो इसकी संयुक्त सदनों की बैठक की अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा इसको कॉल किया जाता है, जो कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 आर्टिकल में दिया गया है। और ये भी पार्ट, ध्यान रखिएगा, ये भी पार्ट 5 का हिस्सा है। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा भाग जो कि संविधान का कहलाता है। आर्टिकल 110 बहुत ही इंपॉर्टेंट, धन विधेयक के बारे में जानकारी मिलती है। धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है। धन विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसके बारे में तय करने का जो निर्णय है वो राष्ट्रपति के पास में होता है, और साथ में राष्ट्रपति इसकी परमिशन देता है। यानी कि कोई भी धन विधेयक अगर सरकार लेके आती है लोकसभा में, क्योंकि धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत जो आता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही आता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा सबसे पहले लोकसभा में आता है, और जिसके लिए जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा सबसे पहले राष्ट्रपति से इससे परमिशन देती है। राष्ट्रपति जब इसकी परमिशन देता है, देन उसके बाद में लोकसभा स्पीकर इसको तय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो जब लोक स्पीकर इसको परमिशन देता है कि धन विधेयक है, उसके बाद में ये प्रस्तुत किया जाता है, जो कि आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। अगला है 112, जिसमें कि वित्तीय विवरण, यानी कि जो बजट होता है, जो हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में, फर्स्ट फरवरी को ये जो बजट होता है, उस बजट की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो 112 में दिया गया है, जो कि एनुअली जो बजट का विवरण है वो इसमें उल्लेख मिलता है। अगला है आर्टिकल 123, जिसमें कि राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति मिलती है। जब कोई भी जो सत्र नहीं चलता है, चाहे शीत सत्र या मानसून सत्र नहीं होता है, यहाँ पे कि राज्यसभा और लोकसभा मिलकर विधेयक पारित करते हैं, और वो जो विधेयक है वो बहुत जरूरी हो जाता है वर्तमान स्थिति में। तब जो सरकार है, केंद्र सरकार, ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पास में जाती है और अध्यादेश जारी करने को बोलती है। तो यहाँ पर अध्यादेश की जो शक्ति है, जिसमें कि एक विधेयक होता है, उस विधेयक की शक्ति जो है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, जो कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत आर्टिकल 123 में यहाँ पर निहित है। देन अगर वो विधेयक अध्यादेश के बाद में जारी भी हो जाता है, तो उसके 3 माह के अंतर, ध्यान रखिएगा, 3 माह के अंदर ही अंदर यहाँ पर संसद के अंदर, ठीक है ना, इस पर चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद में इसको लागू आगे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये चर्चा के बाद में इसको आगे बढ़ाया जाता है। अगर वो चर्चा में पारित नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्योंकि इमरजेंसी में किया गया था, तो फिर उसको वापस भी लेना होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं देता हूँ, जो कि अभी हाल ही में पिछली सरकार, जो कि मोदी सरकार है, उन्होंने जो 3 कृषि बिल लिए थे, जिसका के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, 3 जो कृषि बिल दिए थे, उन कृषि बिल को अध्यादेश के द्वारा ही लागू किया गया था, जो कि कोविड के दौरान हुए थे। देन उसके बाद में इसमें काफी ज्यादा जो उलझने हुई, और जिसमें कि किसान आंदोलन लगातार हुए, उसके बाद में सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ा, और मोदी सरकार ने ये तीनों बिल यहाँ पर वापस लिए थे, क्योंकि इसमें संसद में इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी, और उसके बाद में इस पर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन लगातार चलते रहे। आखिरी में जाकर मोदी सरकार ने इसको वापस लिया था, ये आपको याद रखना चाहिए, जो कि 3 कृषि बिल हुए थे। ये इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जो कि अध्यादेश के द्वारा आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसको लागू किया गया था। याद रख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ये अध्यादेश की शक्ति किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में ये अध्यादेश की शक्ति होती है, जो कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत आती है। अगला आ गया आर्टिकल 124, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है और उसका जो गठन है, उसके उल्लेख के बारे में दिया है। उसका उल्लेख इसमें किया गया आर्टिकल 124 में, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। अगला जो आ गया वो, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, उसका प्रावधान दिया गया। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में यहां पर होने का प्रावधान आर्टिकल 129 में दिया गया है।
आर्टिकल 148 जो कि सीएजी की यानी कि कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि भारत का होता है, उसकी यहां पर परिभाषा दी गई है। उसकी नियुक्ति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो आर्टिकल 148 में मिलती है। और इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक दिया गया, यानी कि टोटल जो 4 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल में इसकी पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें कि नियंत्रक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में पूरी जो उसकी कार्य की जो प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी इन सभी आर्टिकल में दी जाती है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 जो कि यहां पर एडवोकेट जो जनरल है, ठीक है ना, उसके बारे में यहां पर पूरी जानकारी मिलती है, जो कि राज्य का महाअधिवक्ता वो जो था वो केंद्र का था, अटॉर्नी जनरल। इसके पहले मैंने आपको बताया था जो कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में नियुक्ति यहां पर मैंने आपको बताई थी, जो कि आर्टिकल 76 में थी। और ये राज्य का एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य की जो कानूनी गतिविधियां हैं उसको यहां पर प्रस्तुत करने के लिए जो अधिवक्ता रखा जाता है, जो वकील रखा जाता है, उसको एडवोकेट जनरल अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में इसको राज्य का महाअधिवक्ता कहा जाता है। और इसके बारे में उल्लेख जो मिलता है ये आर्टिकल 165 में दिया गया है, इसके बारे में याद कर लीजिएगा। अगला आ गया आर्टिकल 213, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो आर्टिकल 123 के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें कि राष्ट्रपति, केंद्र सरकार है ना, यानी कि केंद्र का जो जिम्मा होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर अध्यादेश की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास में है वो 123 में है। लेकिन यहाँ पर राज्य में कोई अध्यादेश की शक्ति होती है तो राज्य सरकार के पास में जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के पास में शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने के लिए। राज्य में अगर कोई विधेयक पारित होता है तो वो आर्टिकल 213 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल 213 यानी कि आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237, नोट कर लीजिएगा। ये जो पार्ट है ये पार्ट 6 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है, उसके बाद में 6वां जो भाग है वो उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है, जो कि आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक राज्य सरकार से संबंधित जो उपबंध हैं, जो आर्टिकल हैं वो इसमें दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। अगला जो आ गया वो आ गया आर्टिकल 214, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि यहाँ पर स्टेट में जो उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो आर्टिकल 124 बताया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में था। और ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के स्थापना के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी होगी कि हाई कोर्ट की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी आर्टिकल है मैं चुनकर लाया हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। और इसका अक्सर हम बार बार रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके आपको इसका याद ये लगातार हो जाएंगे अगर बार बार आप रिवीजन इसका करते रहेंगे मेरे साथ मिलकर। अगला जो आ गया आर्टिकल 215, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस तरीके से आर्टिकल 129 ये सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा वो जानकारी देते हैं, उसी तरीके से राज्य सरकार में जो उच्च न्यायालय आते हैं, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये जानकारी आर्टिकल 215 में मिलती है। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 226, जो कि रिट जारी करने, राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसमें रिट जारी करने का उल्लेख मिलता है। जिस तरीके से आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने की यहाँ पर उल्लेख मिलता है, जिसमें कि 5 तरीके की जो रिट होती हैं वो रिट यहाँ पर जारी करने का उल्लेख आर्टिकल 32 में दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में रिट जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 226 में यहाँ पर दी गई है। ये राज्य की बात है। उच्च न्यायालय जो होते हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं और ये केंद्र के अंतर्गत आने वाला सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, दोनों ही संविधान की आत्मा कही जाती हैं। ये दोनों जो आर्टिकल हैं इनको संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसमें कि भारत के नागरिकों की जो उनके अधिकार हैं उनका संरक्षण इन दोनों आर्टिकलों के द्वारा किया गया है। जो आर्टिकल 226 जिसमें कि राज्य में उच्चतम न्यायालय में रिट जारी करने का उल्लेख है, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का उल्लेख यहां पर दिया गया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला जो है आर्टिकल 243, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे पंचायत
पंचायत राज्यों का उल्लेख, यानी कि पंचायतों में जो व्यवस्था की गई है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और ध्यान कर लीजिएगा, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 73 संविधान, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन, उसके बाद में इसको यहाँ पर जोड़ा गया था। ये भी नोट कर लीजिएगा, जो कि हुआ था 1992, 1992 का ये संविधान संशोधन था, दिसंबर में हुआ था। उसके बाद में ये लागू जो हुआ था, ये हुआ था अप्रैल में, अप्रैल 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। और इसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया था 243, और 243 जो कि एक संवैधानिक संस्था होगी, ठीक है ना। संवैधानिक, दो तरीके की यहाँ पे संस्थाएं, एक सांविधिक और एक संवैधानिक। संवैधानिक यानी कि जिसका अलग से एक आर्टिकल में पूरा उल्लेख मिलता है, वो आर्टिकल है 243, जिसमें कि पंचायती राज अधिनियम पूरा बनाया गया है। और इसको आर्टिकल 243 में ए से लेके ओ तक का प्रोविजन यहाँ पर है, जिसमें कि टोटल 29 प्रकार की जो कार्य हैं, वर्क हैं, वो पंचायती राज के यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसके बाद में ओ से के बाद में यहाँ पर, ठीक है ना, पी से लेकर जेड जी तक यहाँ पर अगला जो संशोधन हुआ था वो 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। उसमें नगर निगम यानी कि शहरी जो नगर निगम क्षेत्र है उसका यहाँ पर अधिनियम बनाया गया था, और ये भी 92 का है, ठीक है ना, 92 का ही संशोधन था। लेकिन ये तो था 74वां संविधान संशोधन कहलाता है। और इसी के अंदर में सहकारी संस्थाएं भी आती हैं, जो कि जेड जी थे। जेड जी के बाद में जेड एच आता है, जेड एच से लेकर यहां पर जेड ई आता है। यहां पर यहां तक जानकारी मिलती है, ठीक है ना। जेड या फिर आगे कुछ यहां आगे याद नहीं आ रहा, इसमें सहकारी संस्थाओं के बारे में है। तो यहां पर जेड एच से चालू होता है और जेड एच से लेकर आगे यहां पर पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जेड एच से यहां पर सहकारी संस्थाएं, जो सहकारी समिति है, उसका उल्लेख यहां पर किया गया है। तो 3 प्रकार के प्रोविजन आर्टिकल 243 में देखने को मिलते हैं। अगला जो आ गया वो है आर्टिकल 280, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वित्तीय आयोग, ठीक है ना। वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। फाइनेंस जो कमीशन है, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन का उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। अगला जो आ गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा था। फंडामेंटल जो राइट थे उसका हिस्सा था ये पहले, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, ये 44वां 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय में। उस समय ये फंडामेंटल राइट्स में से इसको हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार को जो में संपत्ति अधिकार को 300A में इसको लाया गया, ठीक है ना। इसको 300 में लाया गया, 300A में लाया गया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि संपत्ति का अधिकार है। पहले ये फंडामेंटल था, वहां से इसको रिमूव किया गया था, वहां से निराशित करने के बाद में इसको जो कि मौलिक अधिकार ना रहते हुए अब ये एक व्यक्तिगत अधिकार के रूप में इसको रखा गया, जो कि कई पैरामीटर्स के साथ में इसको इंक्लूड किया गया है 300A में, ठीक है। अगला जो आ गया वो 315 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि जो संघ और राज्य में जो लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जिसमें कि यूपीएससी और अदर जो स्टेट पीसीएस होते हैं, स्टेट में जो आयोग होते हैं, उसका उल्लेख 315 के अंतर्गत किया गया है। 315, ठीक है ना, जो कि राज्य में सेवाएं जो होंगी, प्रशासनिक सेवाएं, उसका उल्लेख इसमें मिलता है 315 में, ठीक है, याद रख लीजिएगा 315, ठीक। अगला आ गया आर्टिकल 324 से लेके 329, जो कि निर्वाचन का उल्लेख मिलता है, जो कि भाग 15 का हिस्सा है, ठीक है ना। पार्ट 15 के अंतर्गत आता है, जिसमें कि निर्वाचन यानी कि जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में जानकारी मिलती है इसमें। और निर्वाचन आयुक्त की जो यहाँ पर पदवी होती है उसको यहाँ पर जो रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उसका भी उल्लेख आर्टिकल 324 से लेके 329 में मिलता है। अगला है आर्टिकल 330 से लेके 342, जो कि कुछ विशेष वर्ग, जिसमें कि SC ST और OBC जो पिछड़ा वर्ग है और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ST SC और OBC के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान और यहाँ पर कमीशन बनाने की व्यवस्था है, जिसमें कि 338
ए 338 बी बनाया गया, जिसमें कि 338 SC के लिए, 338 ए ST के लिए और 338 बी OBC के लिए यहाँ पर आयोग कमीशन बनाने की यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है, जो कि 338 में इसके बारे में। और साथ में विशेष उपबंध जो कि अलग अलग क्षेत्र में जो समुदाय, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के होते हैं, उसके भी यहाँ पर जानकारी अन्य आर्टिकल में दी गई है, जो कि 330 से लेकर 342 तक मिलती है। अगला जो आ गया 343, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि संघ राज्य में जो भाषा है, कौन सी भाषा का उपयोग होगा, कौन सी भाषा यहाँ पर संघ सरकार उपयोग करेगी, उस भाषा का उल्लेख इसमें किया गया है, जो कि आर्टिकल 343 में। अगला जो आ गया वो है आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी का जो पार्ट है वो पार्ट 18 है। पार्ट 18 के अंतर्गत इमरजेंसी है, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसमें जानकारी मिलती है, जिसमें कि 3 आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आर्टिकल 352 याद कर लीजिएगा, और 356 और 360 ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। जो कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है। राष्ट्र में आपातकाल लगाने की घोषणा इसमें का उल्लेख किया गया है। और 356 में राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन होता है, राज्यों में जो प्रेसिडेंट लॉ यहाँ पर लागू किया जाता है, अगर यहाँ पर राज्य की सरकार राज्य को चलाने में सक्षम नहीं होती है, तो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर एक मैसेज, यानी कि यहाँ पर राज्यपाल सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को कि राज्य की सरकार यहाँ पर अब पूरी तरीके से चलाने में सक्षम नहीं है, उनको बहुमत नहीं है, अतः यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो उसका उल्लेख 356 में मिलता है। इसी तरीके से 360 की बात करें तो ये वित्तीय, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल, उसके बारे में उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अगर पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अगर यहाँ पर आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है, तब यहाँ पर जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा यहाँ पर की जा सकती है, जो कि आर्टिकल 360 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला जो आ गया वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि संशोधन, ठीक है ना, अमेंडमेंट। यहाँ पर जो संशोधन का उल्लेख है, जो पार्ट 20, इसको भी याद कर लेगा, पार्ट 20 का हिस्सा है, जो कि 368 में संशोधन सिर्फ एक ही आर्टिकल है, जो कि 368 संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, यानी कि जो पहले से संविधान बने हैं, उन संविधान में अगर वक्त रहते, समय रहते कुछ बदलाव लाना है, तो उस बदलाव की व्यवस्था यहाँ पर संविधान में की गई है, जो कि आर्टिकल 368 में देखने को मिलती है। इससे यहाँ पर जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं, उसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 368 में, जो कि केंद्र सरकार यहाँ पर संशोधन ला सकती है, जितने भी संविधान केंद्र के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आर्टिकल फर्स्ट से लेके आर्टिकल 398 के बाद में जितने भी आर्टिकल जो का खा गा ABCD करके जो अमेंडमेंट हुए हैं, वो अमेंडमेंट इसी आर्टिकल के द्वारा दिए गए। इस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। अगला, ये तो पूरे आर्टिकल मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको यहाँ पर कर दिए हैं। अब चलते हैं अपन जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट करूंगा, तो वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अब आपके पास में आने वाले हैं। तो हाल ही में जो रेजर पे ने किस देश का पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया, तो इसका जो आंसर है वो है मलेशिया। मलेशिया जो है, मलेशिया ने यहाँ पर जो रेजर पे है ने यहाँ पर पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है। अगला आ गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, उसने अभी हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। अगला जो आ गया, हाल ही में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आंसर है ज्योति याराजी। तो ज्योति याराजी ने अभी हाल ही में एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया है। अगला जो आ गया, हाल ही में किसने ऑपरेशन सॉर्दन रेडीनेस 23 में हिस्सा लिया? तो इसका जो आंसर है INS सुनायाना, जो कि एक युद्धपोत है, उसने अभी हाल ही में यहाँ पर
ये ऑपरेशन सॉर्दर्न रेडीनेस 23 में पार्टिसिपेशन किया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स हैं जो कि रोजाना बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आपके सामने ला रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट आपको भा रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा जो चैनल है, इसकी जो व्यूज हैं, इसमें जो लगातार जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जानकारी मेरे द्वारा मिल पाए उनको। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का जो 7वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजन होगा इसका, जो कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण है। अगला है, हाल ही में रिश्वत विरोधी जो प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, वो कौन सा बन गया है? जिसमें कि रिश्वत विरोधी, जो रिश्वत के अगेंस्ट में जो मैनेजमेंट सिस्टम का जो सर्टिफिकेट है वो इसको दिया गया है। तो उसका जो आंसर है वो है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस की जो कंपनी है, उस कंपनी को अभी हाल ही में ये पहला PSU बना है जिसको कि ये सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली जिसको बोलते हैं, जो रैंसम होती है, रिश्वत जो होती है, ठीक है ना, वो जो ब्राइबरी होती है, ठीक है ना, ब्राइब जो दिया जाता है, ब्राइब अगेंस्ट ब्राइब, यानी कि एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जो कि ब्राइब के अगेंस्ट में है, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। अगला, हाल ही में किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? जीव विज्ञान ओलंपियाड है ये, जो कि 34वां है। कौन सा देश है? तो इसका जो आंसर है अपना प्यारा भारत, जिसने कि जीव विज्ञान ओलंपियाड अभी हाल ही में 34वां जीता। अगला जो आ गया, हाल ही में किस बैंक ने GIFT सिटी, गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया? तो इसका जो आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, BOI के द्वारा अभी हाल ही में इस एक यूनिट का उद्घाटन हुआ, इसका इनॉग्रेशन किया गया। अगला, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है? जो राफेल अभी हाल ही में सौदा जो हुआ था, जिसमें कि पहले भी राफेल की यूनिट आ चुकी है, तो अभी और मंजूरी दी गई है, तो इसमें टोटल 26 राफेल विमान और खरीदे जाएंगे। इसकी मंजूरी भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश के जो राफेल विमान है उसको खरीदने की मंजूरी और दे दी है। अगला जो आ गया, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका जो आंसर है वो है FSSAI, जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भारत की है, उसके साथ में ये एक समझौता किया है, एक टाइप किया है, जिसमें कि रक्षा मंत्रालय यहाँ पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन यहाँ से खरीदेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मैंने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किए। कल फिर एक करंट अफेयर्स की पूरी क्लास कंप्लीट रहेगी, जिसको कि देखने के लिए बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो टिल एंड। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लगातार चल रहा है, रोज चल रहा है मेरा एक टॉपिक और साथ में करंट अफेयर्स डेली, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।